हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें एमटीएस के पोस्ट पे जो एग्ज़ाम टीयर 2 होगा वो आपका 31 मार्च को होगा। और इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, डिस्क्रिप्टिव आप लोग कैसे लिखेंगे, है ना, और कितना टाइम होगा, जैसे कि आपको 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करना होगा। तो इन सब की डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि कैसे अप्रोच रखा जाए पेपर के लिए, और जो प्रीवियस अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ईएमआरएस के, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे जेएसए के पेपर देखेंगे, लैब अटेंडेंट के पेपर देखेंगे, हॉस्टल वार्डन का पेपर देखेंगे, ठीक है। और इन सब के पेपर से हम लोग ये आइडिया लगाएंगे कि जो हम लोगों का एमटीएस का जो टीयर 2 होने वाला है वो किस तरह से आएगा पेपर, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है, सिलेबस तो इसका यही होने वाला है। जैसे मैथ्स में पूछे जाएंगे 30 सवाल, और रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे, और जनरल अवेयरनेस के 20, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन के 20 सवाल, ठीक है। तो ये दोनों डिस्क्रिप्टिव पार्ट में रहेंगे, और इन दोनों का जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में रहेगा, है ना, ये 30 प्लस ये 30, ठीक है। तो अब इनकी टॉपिक्स आप देख सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। जैसे कि इसमें आप देखिए, तो आपको इंटीजर्स एंड होल नंबर्स आप कर सकते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, मतलब ये सारे जो हाईलाइटेड हैं ये आप इनको रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक है, पेपर में बैठने से पहले, ठीक है। अगर आपका जैसे मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप 30-30 है, अच्छा ये भी ध्यान रखिए कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रहने वाली है। तो अगर आप इसमें 30 और 30 अटेम्प्ट करते हैं प्रॉपर, अगर आपका स्कोर इसमें से अच्छा होता है तो आप ज़्यादा चांस करिए कि आप इसमें 40+ स्कोर कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इसमें 40+ स्कोर करते हैं तो, और डिस्क्रिप्शन क्योंकि काफ़ी ये जनरल अवेयरनेस तो काफ़ी बड़ा पार्ट है, इसको कंप्लीट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। और जनरल अवेयरनेस में जैसे कि इसमें आप समझ रहे हैं कि हिस्ट्री आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगी, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, इन्वायरमेंट है। तो इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में काफ़ी समय लगेगा, है ना, और समय आप लोगों के पास अब है भी नहीं कि उसको डिस्क्रिप्टिव के पर्पज़ से प्रिपेयर किया जा सके। तो जो भी आपके पास समय बचा है, आप चाहें तो अपने मैथ्स और रीजनिंग पे जिस पे आपका कमांड है वो आप कर सकते हैं, और आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, विंडोज़ बेसिक्स, है ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, बेसिक टाइपिंग एंड शॉर्टकट कीज़, इन सब के बारे में आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर हम अभी रिवाइज़ करवा देंगे आप लोगों का, कंप्यूटर का पूरा रिवीजन हम करवा देंगे कि पूरे एमटीएस के टीयर 2 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको चाहिए वो, तो रिवीजन हम इसको करवा देंगे। तो अब बात रही इसकी मैथ्स और रीजनिंग एबिलिटी की, तो इसको आप लोग अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग कुछ ये जो सेलेक्टेड मैंने रखे हैं, है ना, हाईलाइटेड और अंडरलाइन, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिए इसको। और बाकी जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, वो कंप्यूटर हम अभी रिवाइज़ करवा दे रहे हैं, और जब आप जनरल नॉलेज के लिए कहेंगे तो उसको भी रिवाइज़ करवा देंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव के लिए 60 हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए 10 हैं। तो ऑब्जेक्टिव वाला देखिए 60 नंबर का है, और डिस्क्रिप्टिव वाला आपका 40 मार्क्स का है। तो डिस्क्रिप्टिव में अगर आप कोशिश करेंगे, मतलब मैक्सिमम जितना भी गेन कर सकें, लगभग 25+ गेन कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव 60 ये आपके हाथ में है, क्योंकि इसमें अगर आप सही करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसमें कोशिश करिए कि मैथ्स और रीजनिंग में आपके 40+ स्कोर हो जाएं, और 25+ आप इसमें स्कोर कर लीजिए। सपोज दैट आप इसमें 30 स्कोर कर लेते हैं तो 40+30 आपका 70 हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें कम है, 11 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट ही हैं सिर्फ, ठीक है। तो जितना आपके मार्क्स अच्छे होंगे उतना ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता दीजिए कि जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आपको रिवीजन की चीज़ें चाहिए, और जो भी डिटेल्ड चाहिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा अच्छा, ये चीज़ देख लीजिए कि जो पेपर में पूछे जा रहे हैं वो सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए, हमने ये हमारे इसमें लाइब्रेरियन का डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट था उसका टीयर 2 का हमने निकाला। तो उसमें देखिए कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो कैसे थे। तो व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 कैलकुलेटिंग मशीन्स डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किए गए 2 कैलकुलेटिंग मशीन के बारे में बताना था, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर अगर याद हो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए वो कौन से थे, ठीक है। तो चलिए पहले हम बता देते हैं आपको, एक था डिफरेंस इंजन, ठीक है,
और दूसरा क्या था, एक था एनालिटिकल इंजन, ठीक है, सॉरी एनालिटिकल इंजन, क्या क्या थे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो अच्छा, अब आप लोग हमको ये बताइए कि डिफरेंस इंजन का ईयर क्या था और एनालिटिकल इंजन का ईयर क्या था, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अब देखिए फ्लो चार्ट में रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्या यूज़ होता है, इसके बारे में सवाल पूछा गया था। और व्हाट इज़ द डेटाबेस मॉड्यूल इन एम एस ऑफिस नोन एज, तो जो डेटाबेस मॉड्यूल होता है एम एस ऑफिस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। मतलब आप क्वेश्चंस का नेचर देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर आपको आंसर मालूम होगा तो आप आंसर लिख सकते हैं, है ना। और कोशिश करिएगा कि आंसर शीट में जो स्पेस दिया गया है आप सिर्फ आंसर उसी में लिखें, और ज़्यादा इधर उधर मतलब आउट ऑफ द बॉक्स अगर लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए VLSI टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब सवाल पूछा गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, ठीक है। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अगर आपको याद हो तो कितने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कौन कौन से हैं इसमें आप जनरेशन आप बता पाएँ तो बढ़िया है, अगर आपको याद हो तो 5 जनरेशन थे, जिसमें से पहले वाले में क्या यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में था ट्रांजिस्टर, है ना, फिर क्या था, तीसरे में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था, चौथे में क्या यूज़ किया था, VLSI, और पांचवें में क्या यूज़ किया था, ULSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। पहले में वैक्यूम ट्यूब, तो अब देखिए VLSI किस में यूज़ किया गया था, आपका फोर्थ जनरेशन में, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कब यूज़ किया गया था, मतलब इन इन जनरेशन्स का ईयर क्या था, तो 1940 से लेके 1956 तक, है ना, और ये 56 से 63, और 64 से 71, और 71 से 90, और ये 99 प्लस, है ना, और प्रेजेंट जो चल रहा है, तो ये इनका एज हो जाएगा, मतलब जनरेशन का ईयर हो जाएगा कि इतने जनरेशन्स में ये कंप्यूटर जो है चलते थे। अच्छा, एक सवाल इसमें अब और आपको मिल सकता है, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो है मेमोरी जो स्टोर करने के लिए डिवाइस होता था वो हम लोग क्या यूज़ करते थे, है ना। तो अब आप ये बताइए, मेमोरी इसमें वैक्यूम ट्यूब में क्या यूज़ करते थे हम लोग, मैग्नेटिक टेप होता था, मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे, है ना, यहाँ पे भी मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्टिक VLSI में क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है ना, ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है, और यहाँ पे ULSI में मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में जो स्टोर करने की जो है उसमें भी हम लोग वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं या ऑप्टिकल डिस्क का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी। अच्छा, VLSI में सॉरी एक गड़बड़ी हो गई है कि VLSI में हम लोग सेमी कंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, और ULSI में हम लोग ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका जनरेशन वाला हो गया, ठीक है। तो ये बताना था आपको कि जनरेशन आप इन सबको ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए हु इन्वेंटेड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट करने वाला कौन था। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है, सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर याद होगा तो आप लिखेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कवर करने वाले कौन थे, टेड हॉफ और फ्रेडरिको फैगिन इनका नाम था। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, माइक्रो प्रोसेसर। अब कंपाइलर का यूज़ किस लिए किया जाता है, ये सवाल पूछा गया, तो कंपाइलर इज़ यूज फॉर टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब RFID क्या होता है, RFID का मतलब ये क्वेश्चन देखिए, RFID का फुल फॉर्म क्या होता है, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, है ना। RFID का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए मेल मर्ज किसका सैलिएंट फीचर है, किस सॉफ्टवेयर का है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए बताइए, MICR का क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ठीक है, रिकग्निशन, ठीक है, रिकग्निशन, ठीक है, MICR होता है। इसको रिकग्निशन भी पढ़ सकते हैं, इसको रीडर भी पढ़ सकते हैं, तो ये MICR का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अब कैश मेमोरी जो होता है उसको किसके बीच में रखा जाता है, टू डिवाइसेस के बीच में, तो कैश मेमोरी इज प्लेस बिटवीन रैम होता है, रैम होता है, फिर कैश होता है, फिर CPU होता है, ठीक है। तो इट इज़ केप्ट बिटवीन, रैम को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कह सकते हैं आप इसको। तो कैश मेमोरी इज केप्ट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी और CPU के बीच में इसको रखा जाता है कैश मेमोरी को, ठीक है। अब कैश मेमोरी क्या होती है, इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट होती है और टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऑन विच सूट ऑफ द प्रोटोकॉल्स ऑन विच इंटरनेट वर्क्स,
अब कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिन पे इंटरनेट काम कर सकता है? आप लोगों को मालूम होगा कि टीसीपी और आईपी ये प्रोटोकॉल होता है जिस पे इंटरनेट काम करता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इस पे हम लोग काम करते हैं। अब डिफाइंड डेटा डेफिनेशन मॉड्यूल क्या होता है, इसको आप देखिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डार्पा? अच्छा, ये तो उससे रिलेटेड हो गया। जैसे कि ये लाइब्रेरियन वाला पेपर हम देख रहे हैं, तो ये लाइब्रेरियन वाले पेपर का उनका स्पेसिफिक पार्ट हो गया। अब व्हाट इज़ द स्मॉल मेमोरी प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू यूज टू होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स कार्ड? तो सीपीयू में ऐसा कौन सा स्मॉल मेमोरी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो मेमोरी आप जान लीजिए, उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर ही वो स्मॉल मेमोरी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। तो देखिए, ये जो है हमने आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिखाए। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को अगर आंसर मालूम होगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, गेस वर्क मत करिएगा या ब्लैंक मत छोड़िएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा उसमें, हो सकता है नंबर मिल जाए आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने मैथ्स और रीजनिंग पे अगर आप कमांड रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें स्कोर अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भी 30 क्वेश्चन है, इसमें भी 30 क्वेश्चन हैं। अगर आप इसमें परफॉर्म अच्छा करेंगे तो आपका जो ओवरऑल नेट स्कोर बनेगा वो आप से 65 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी क्लोज कर देगा। अच्छा, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप कुछ परसेंट का रिस्क अगर लेना चाहें तो आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी आप कोशिश करिएगा कि कोई चीज़ ब्लैंक ना छोड़िएगा, उसको लिख दीजिएगा प्रॉपर। और रही बात कंप्यूटर के रिवीजन के बारे में, कंप्यूटर और जीएस का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसका रिवीजन हम आपको करवा दे रहे हैं। ठीक है, बस आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि उसकी ज़रूरत है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे ये आपको दिखाया भी हमने, और पेपर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। और भी आपके जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।